हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने आवेश की प्रॉपर्टीज़ और आवेश के करण की प्रक्रिया को सीख लिया। आज हम सीखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे। पहले उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है स्वर्ण विद्युतदर्शी, फिर उसके बाद में हम कूलॉम्स लॉ को सीखेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर्ण विद्युतदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होती है? देखो कि अगर हमें किसी चालक पर आवेश उपस्थित है या नहीं, ठीक है, उस आवेश की उपस्थिति को जानना हो, आवेश की उपस्थिति को जानना या किसी चालक में धारा प्रवाहित होना, ठीक है, उसकी उपस्थिति को जानना, यह प्रक्रिया सहसूचन कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो टारगेट है वो क्या होगा कि किसी चालक पर आवेश को डिटेक्ट करना, उसकी उपस्थिति को जानना, सहसूचन करना, आवेश का सहसूचन करना। स्वर्ण विद्युतदर्शी जो है यही कार्य करती है। इसका मतलब हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह विद्युतीय युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक पर आवेश का सहसूचन किया जाता है स्वर्ण विद्युतदर्शी कहलाती है या विद्युतदर्शी कहलाती है। क्योंकि विद्युतदर्शी में स्वर्ण की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, इसकी संरचना को जान लेते हैं कि स्वर्ण विद्युतदर्शी जो है वो दिखाई कैसी देती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, संरचना, स्वर्ण विद्युतदर्शी की संरचना, स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या होता है कि एक निर्वातित पारदर्शी कांच की बोतल होती है, वैक्यूमाइज्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल होगी। ठीक है, क्या होती है, एक निर्वातित और पारदर्शी, ठीक है, निर्वातित और पारदर्शी कांच की बोतल। ठीक है, ये क्या है, निर्वातित पारदर्शी कांच की बोतल। ठीक है, पहले आपको ये जान लेना है कि इस निर्वातित वर्ड का मीन्स क्या है। निर्वात, निर्वात का मतलब है कि इस कांच की बोतल के भीतर कोई भी वायु के कण उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से इन वायु के कणों को जो है रिमूव कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं निर्वातित। वायु के कणों को क्यों हटाया जाता है? क्योंकि अगर इसमें जब आवेश जाएगा, क्योंकि वायु के कण जो है वो भी जो है लगातार प्रवाह होने की वजह से या घर्षण की वजह से आवेशित हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर है ना इसको निर्वातित नहीं रखते हैं और जब हम कोई आवेश का सहसूचन करते हैं तो हम सही तरीके से आवेश का सहसूचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ से क्या कर दिया जाता है कि कांच की बोतल को निर्वातित कर दिया जाता है, क्योंकि ये पारदर्शी होती है। उसके बाद में क्या करते हैं कि एक धातु की रोड लेते हैं, छड़ लेते हैं। ठीक है, उस धातु की रोड को इसके भीतर इसमें इंसर्ट कर देते हैं, मतलब इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, और अंदर वाला जो इसका जो सिरा होगा, एंड जो होगा इसका, उस एंड पर हम क्या लगा देते हैं, दो स्वर्ण पन्नियां इसके साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो चीज है वो क्या है, धातु की छड़, धातु की छड़। और ये जो दोनों है ये क्या है, यहाँ पर स्वर्ण पन्नी। ठीक है, ये है स्वर्ण पन्नी, पतली स्वर्ण पन्नी होती है। स्वर्ण पन्नी का हम यहाँ पर उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि स्वर्ण पन्नी में तन्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगर ये बार बार में फैले या इसको जैसे भी सिकुड़ाया जाए तो इसके टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्वर्ण पन्नी का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सब करने के बाद कांच की बोतल को एक कॉर्क की सहायता से जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, कॉर्क होता है, इसकी सहायता से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि बाहर से वायु के कण इसमें प्रवेश नहीं कर सके। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्वर्ण विद्युतदर्शी। अब
जो है इसकी कार्यविधि, किस तरीके से हम आवेश को डिटेक्ट कर सकते हैं, आवेश का सहसूचन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिस भी चालक पर आवेश का सहसूचन करना होगा उस चालक को स्वर्ण विद्युतदर्शी की जो धातु की जो छड़ है उसका जो बाहर वाला जो सिरा है उसके साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, अगर इस चालक की छड़ पर, जो ये चालक की छड़ है, इस चालक की छड़ पर अगर आवेश उपस्थित है तो हमने जो चालन की प्रक्रिया के द्वारा आवेशन विधि सीखी थी उस विधि के अनुसार ये आवेश क्या कर जाएगा। अगर इस पर मान लो कि जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज, वो आवेश क्या कर जाएगा, संपर्क द्वारा आवेशन प्रक्रिया के द्वारा होता हुआ इस धातु की छड़ से होता हुआ इन स्वर्ण पन्नियों पर फैल जाएगा। अब जैसे ये स्वर्ण पन्नियों पर आकर फैलेगा तो होगा क्या कि अपन जानते हैं समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, ठीक है, सेम पोलैरिटी चार्ज है, तो उसकी वजह से इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मींस रिपेल होगा। ठीक है, तो ये स्वर्ण पन्नियां क्या कर जाएगी, प्रतिकर्षित होगी, रिपेल करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इनका रिपेल होना या प्रतिकर्षित होना, फैलना, स्वर्ण पन्नियों का फैलना ही यहाँ पर क्या दर्शाएगा कि इस चालक पर आवेश उपस्थित है और इस तरीके से हम चार्ज को डिटेक्ट कर लेंगे, आवेश का सहसूचन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वर्ण विद्युतदर्शी जिसके द्वारा हम आवेश का सहसूचन करते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि ये धातु की छड़ जो है ये पहले से ही आवेशित है, धातु की छड़ पहले से ही आवेशित है। ठीक है, और हम इसके पास में क्या कर लेते हैं, कोई दूसरी आवेशित चालक की छड़ जो है उसको हम इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऋणावेशित चालक की छड़ है, इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसमें कि पहले तो ये ऋणावेश जो है इस धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, पहले तो ये ऋणावेश इस धनावेश को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये जो स्वर्ण पन्नी है ये क्या कर जाएगी, पहले तो सिकुड़ेगी। तो पहले तो सिकुड़ेगी, पास में आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और फिर उसके बाद में ये ऋणावेश इसके धातु की छड़ पर फैल जाएगा और फिर होता हुआ स्वर्ण पन्नियों पर फैल जाएगा। और फिर सेकेंड, पहले तो पन्नियां क्या करेगी, सिकुड़ेगी, फिर उसके बाद में पन्नियां क्या करेगी, फैलेगी। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कभी बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है कहीं मिल जाता है, तो ये प्रक्रिया आपको मालूम होना चाहिए। तो शायद स्वर्ण विद्युतदर्शी आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछते तो नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, आवेश का सहसूचन करते हैं। ठीक है, अब आवेश के सहसूचन के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, और वो है क्या, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम का नियम। अब देखिए कूलॉम का नियम जो है इसके लिए एक अपन इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा होगा, यूनिवर्सल लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि Fg इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड r स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक जोक के अकॉर्डिंग इसको मैं समझा रहा हूं। क्या हुआ कि क्लास में एग्जाम चल रही है, एग्जाम में न्यूटन साहब बैठे हैं और उसी टेबल पे उसके पास में बैठे हैं कूलॉम। न्यूटन क्या कर रहे हैं, पास में ये वाला अपना लॉज लिख रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, Fg इक्वल जी
m1 इंटू m2 डिवाइड आर स्क्वायर। और इधर से गुलाम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से जब चीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो गुलाम क्या कर रहा है कि न्यूटन साहब क्या लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को वो रीड करते हैं और फिर अपनी नोटबुक में लिखते हैं। और जब वो अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं इसको, एफ को तो एफ लिख रहे होते हैं, जी को वो क्या लिख देते हैं ई, और उस जी को वो क्या समझ लेते हैं के, और m1 m2 की जगह वो क्या लिख देते हैं q1 एंड q2 एंड डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वास्तव में कूलम्ब्स लॉ के पीछे की थ्योरी क्या है, पीछे की थ्योरी क्या है कि अपन जानते हैं कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल, ठीक है। कूलम्ब ने इसको ऑब्जर्व किया, पहले प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किस तरीके से किया, मान लो कि ये दो चार्ज है, ठीक है, और अभी इतनी डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, और उन्होंने जब इन दोनों के बीच में जब चार्ज को फोर्स को जो बल है उसको कैलकुलेट किया, तो मान लो कि जैसे वो बल प्राप्त हुआ कितना, 2 न्यूटन। फिर उन्होंने क्या किया कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इसका परिमाण बढ़ा दिया, मान लो इसका परिमाण बढ़ा दिया, ठीक है। परिमाण बढ़ाने से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि चार्ज जो ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव जो भी फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बल का परिमाण बढ़ गया। इधर से इसका मान बढ़ाया तो बल का मान और बढ़ गया, उसका परिमाण और बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से कि ये जो बल है ये इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब इनके परिमाण पर डिपेंड करता है। फिर उन्होंने क्या किया कि इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज किया, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। उन्होंने देखा कि ये बल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। उन्होंने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से उन्होंने क्या देखा कि बल डिक्रीज हो गया, बहुत कम हो गया। तो इन सब बातों को ऑब्जर्व करने के बाद में न्यूटन जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए, और वो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, कि यहां पर अपन कंसीडर कर लेते हैं कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों के दोनों जो है एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F, एंड Q2 जो है ये Q1 पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F, ठीक है। सेम पोलैरिटी चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर, समान प्रकृति के आवेश है, ठीक है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात कि ये दोनों आवेश एक तो स्थिर आवेश है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये आप इसको समझ लेना क्या, राज की बातें कूलम्ब्स लॉ के लिए। पहली राज की बात इसकी क्या है कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए। सेकंड जो राज की जो बात है वो क्या है, ये बिंदु आवेश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बिंदु आवेश होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सर बिंदु आवेश क्या होता है, चलो स्थिर आवेश तो हम समझते हैं, बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश का मीन्स क्या होता है कि अगर आवेश का परिमाण इनकी जो प्रेक्षण बिंदु या प्रेक्षण दूरी है उसकी तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, ठीक है, आवेश का परिमाण प्रेक्षण दूरी से बहुत कम हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। तो कूलम्ब क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल
विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और खास बात इसमें ध्यान देना कि ये है कि ये बल जो है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के जो है अनुदिश भी होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये था कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट। ठीक है, उसका कथन था। ये कथन क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला जो ये विद्युत बल है, ये दोनों आवेशों के परिमाण, जो इनका परिमाण होगा उसके गुणनफल के ये समानुपाती होगा तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग की, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल जो है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा या इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, और यही यहाँ पर क्या दर्शाता है कि जो कूलॉम बल जो है ये केंद्रीय प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रकृति में तीन मूलभूत बल माने गए हैं: विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों की जो प्रकृति है वो केंद्रीय होती है। नाभिकीय बल की प्रकृति केंद्रीय नहीं होती है। ठीक है, ये सेंटर नेचर के नहीं होते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस लॉज को यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अतः F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको ओवरऑल किस तरीके से लिखेंगे, F इक्वल K Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर न्यूटन। क्लियर है, ये बल प्राप्त हो गया कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जहां K जो है इसको हम कहते हैं कूलॉम नियतांक। ठीक है, K को क्या कहेंगे, कूलॉम नियतांक। और इस K की जो वैल्यू जो है वो होती है 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यहां से मैं इस K का मात्रक लिख सकता हूं। आप देखो मात्रक क्या होगा कि K का मात्रक चाहिए केवल आपको, फॉर्मूला है अपने पास में। तो F मीन्स बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। Q1 इंटू Q2 मतलब कूलॉम इंटू कूलॉम स्क्वायर। नीचे क्या है, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो K को छोड़ दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये होगा इसका नियतांक, K का नियतांक। ठीक है, सॉरी इसका मात्रक मिल गया इस नियतांक का। अब बातें आती है सर ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R ये सब क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर इसके बाद में एक बार वापस से मैं इसको है ना लिख दूंगा ताकि आप इसको समझ सको। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये बिंदु आवेश वगैरह ये सब क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या चल रहा था कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
Q1 into Q2 divide R square F equal K, Q1 into Q2 divide R square and K is Coulomb नियतांक, Coulomb कांस्टेंट। ठीक है, K की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इनको एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R बोलते हैं। मात्रक अभी मैंने बताया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है किसके लिए कि सर ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन R क्या है। एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R ये क्या है, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होगा। और यहां पर इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, और या इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, इनका मीन्स क्या होता है। देखो, जब दो आवेश है, इनके मध्य अगर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, माध्यम नहीं है, तो उनके मध्य लगने वाला बल जो है बहुत अधिक होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मान लो कि उनके बीच में है ना कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो, ठीक, कोई धातु रख दी हो, या उन दोनों आवेश को पानी में रख दिया हो, या किसी लिक्विड में रख दिया हो, तो वो बल जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बल कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में हम आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आवेश जो होता है उनसे एक रीजन प्रोड्यूस होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। इन्हीं रेखाओं के कारण जो है आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जनरेट होते हैं। जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर निकल रही है, निर्वात है, तो निर्वात में ये आगे तक, ठीक है, इजीली जो है मूव करेगी। लेकिन अगर सामने इनके एक मीडियम रख देंगे, तो मीडियम रखने से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस मीडियम, वो मीडियम कैसा है उस पर ये डिपेंड करेगी कि उस मीडियम को वो पार कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये पार करने की जो क्षमता है, उस माध्यम को पार करने की जो क्षमता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विद्युतशीलता। क्लियर यहां तक? अगर वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है तो हम निर्वात की विद्युतशीलता, अगर माध्यम है तो वहां पर हम लिखेंगे क्या, सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अब हम यहां पर इस कूलम्ब के नियम को जो है दो माध्यम के लिए लिखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा यहां पर, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ नॉट। ठीक है, और के जो है निर्वात के लिए यहां पर एप्सिलॉन आर जो है वो क्या लिखा जाएगा, 1, जिससे के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अब ये विद्युत बल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। ध्यान देने बात है। और अब ये निर्वात के लिए 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, यहां पर मैं आपको बात बता देता हूं कि अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका एक आंकिक मान भी होता है, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसका मात्रक भी लिख सकते हो। देखो यहां से ये दोनों नियतांक है 4 पाई, के का मात्रक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम्ब स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो है इसका व्युत्क्रम है, तो इसका मात्रक भी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? जब हम ये वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं तो निर्वात के लिए हमें एक के की वैल्यू मिलेगी, आंकिक वैल्यू मिलेगी, और वो होगी 9 इंटू 10⁹। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम्ब स्क्वायर। आप एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई डेरिवेशन के लिए, और फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो
9 इंटू 10⁹ एंड Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर। ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट, ये तो हो गया निर्वात के लिए। अगर अब आवेशों के मध्य माध्यम हो, माध्यम के लिए तो माध्यम के लिए आपको ध्यान देने वाला है, आप k की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r। k क्या रहेगा इसमें, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r ही रहेगा। तो माध्यम के लिए बल हो जाएगा क्या, Fm इक्वल Q1 इंटू Q2 डिवाइड 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माध्यम के लिए। अब इसको अब देखिए कि F0 इक्वल क्या है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड 4πε0 इंटू r स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ रहा है Q1 इंटू Q2 डिवाइड 4πε0 इंटू r स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, F0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, Fm इज इक्वल टू F0 डिवाइड एप्सिलॉन r। ठीक है, एप्सिलॉन r को इधर भेज दीजिए, Fm को इधर भेज दीजिए। सो एप्सिलॉन r इक्वल अब क्या बन जाएगा, F0 डिवाइड F1 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब की बार बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई थी, परावैद्युतांक को परिभाषित करिए। तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो, आप परावैद्युतांक एप्सिलॉन r को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक ही कहते हैं, और ये मात्रकहीन होगा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बताया इसके मात्रक के लिए। न्यूटन डिवाइड न्यूटन कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल तथा दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में विद्युत बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस वाले फॉर्मूले से कि निर्वात में विद्युत बल जो था, जैसे मान लो 2 न्यूटन था और आपने उनको माध्यम में रख दिया, जैसे मान लो कि उसका परावैद्युतांक 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से अब माध्यम का जो नया बल प्राप्त होगा वो कम होकर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो था कूलॉम का नियम, एक डेराइव्ड फॉर्म में था। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको है ना, इसको कॉन्सेप्चुअली तरीके से न्यूमेरिकल से हम इसको क्लियर करेंगे। तो मैं इसके पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ठीक है, फिर और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस बेस पर हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, मान लेते हैं कि दो चार्ज है, Q1 is 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 is 1 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो आपको कहा जाता है भाई ये फोर्स फाइंड करिए इसका। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाता है तो आपको माध्यम निर्वात मानकर चलना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली निर्वात के लिए न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला यूज करिए, F इक्वल 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर। खास बात ये कि अगर कोई वैल्यूज अगर सीजीएस यूनिट में, सीजीएस मात्रक में है तो आप उसको पहले एमकेएस मात्रक में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर दूरी जो है वो किसके फॉर्म में है, सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू है 10⁻⁶ एंड डिवाइड R स्क्वायर 10⁻2 ऑल स्क्वायर। सो F इक्वल, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हो तो क्या मिलेगा, 9 टू 18। ठीक है, 18 और ये इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ओवरऑल ये बनेगा 180 न्यूटन। 180 न्यूटन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो कि
ये इसका फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको कहा जाता है कि अब इन दोनों चार्ज को कोई माध्यम में रख दिया और उस माध्यम का आपको परावैद्युतांक जो है मान लो कि शुद्ध जल में रख दिया। अभी मैं आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पर नोट करवा दूंगा इसके लिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर वैल्यू दे दी इसकी 6, माध्यम की कोई वैल्यू दे दी, कितनी है 6 है, ठीक है। तो अब नया बल क्या होगा, ठीक है। सो नया बल क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, Fm इक्वल F0 डिवाइड एप्सिलॉन r। सो Fm इक्वल F0 इज 180 एंड एप्सिलॉन r इज 6। तो अब बल कितना हो गया, ठीक है, 6 3 जा 18 मतलब 30 न्यूटन बल कम हो गया। पहले कितना था 180 न्यूटन, अब कितना हो गया 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहां पर हम थोड़ा इसको और अच्छे से अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको है ना एनालाइज करेंगे इस कूलॉम्स लॉ को, ठीक है। और हमने जो प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, ये जो सब पढ़ा है हमने, ठीक है, उनको भी हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको कहा जाता है दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों चार्ज जो है, ठीक है, इस पर चार्ज है Q, ठीक है, ये कोई स्फीयर है आइडेंटिकल, मैंने बता दिया था आपको पहले आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल क्या होते हैं, ठीक है। और इस पर चार्ज है, ये अनचार्ज मान लेते हैं, ठीक है, ये Q2 है, ये 0 है, और दोनों के सेंटर जो है ये कितनी डिस्टेंस पर है, r पर है। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि ये मैं चलो इसको भी Q कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जब दोनों इस वाली सिचुएशन में है तो दोनों के मध्य एक बल लग रहा होगा F1, ठीक है, F1 बल लग रहा है एंड दैट इज F, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि दोनों को संपर्क करवाते हैं, तो संपर्क के पश्चात उतनी ही दूरी पर बल जो प्राप्त होगा F2, ठीक है, ये प्राप्त कीजिए और F1 डिवाइड F2 भी फाइंड करिए, इनका अनुपात भी फाइंड करिए, ये आपको कहा जाता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले आप इसको स्टेप फॉलो करिए। फर्स्ट स्टेप कि संपर्क से पूर्व बल क्या था, ठीक है, संपर्क से पूर्व बल, तो संपर्क से पूर्व बल F1 है, ठीक है, और F1 क्या है, यहाँ पर F लिख रहा हूं मैं,